स्थान पर रहे मेरे मित्र श्री किशोरी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अदर ब्लॉग। मैं हूं फैद नसीम। तो जैसे कि तहसील में आज चल रहा है शपथ ग्रहण समारोह, तो चलिए चलते हैं जल्दी से। A few moments later. और सब लोग सुनिए भाई। बार एसोसिएशन मौलाहा के पद का नाम लीजिए। अध्यक्ष पद में निर्वाचित हुआ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि संविधान के प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक व कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और संविधान और विधि के अनुसार अपने अधिवक्ताओं के साथ अनुराग या द्वेष के बिना न्याय करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्र कमेटी के अपने चेयरमैन श्री शिवप्रकाश त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी उस रूपरेखा को हमारे मुख्य अतिथि के सामने रखें, किस तरह से चुनाव संपन्न हुआ। आदरणीय शिवप्रकाश त्रिपाठी नियुक्त किया गया था, जिसमें मैंने जो है आपके अनुसार और विधान के अनुसार कोशिश की है कि चुनाव संपन्न कराया है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आसान महसूस हुआ था, क्योंकि मुझसे बहुत से सीनियर आगे थे जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए असमर्थता व्यक्त की थी। तब मैंने इसका संचालन किया और जो है मैंने जिस तरीके से सबके सहयोग से चुनाव को संपन्न कराया है, उसके लिए सबके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ जो आपके सामने स्वीकार कर दिया कि चुनाव सरकार वोट से संपन्न कराए। कई बार तो ऐसा लगा कि ये मालेगांव भर जाएंगे, कभी लगा कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं रुपये लेकर के। हम बड़ी घबराहट में थे, लेकिन हमारे त्रिपाठी जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सबके देवताओं की ओर। मेरे बीच हमारे बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार द्विवेदी एडवोकेट हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अंकित मिश्रा जी का मार्गदर्शन कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। इधर देखिए, इधर 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 हाथ में लाइए, इधर देखिए, इधर अशोक त्रिपाठी जी से मैंने पहले नाम एक शब्द कहना चाहता हूँ। डरते नहीं हूँ, मैं तहसीलदार आपके लिए कह रहा हूँ, डरते नहीं हूँ, मेरे नाम से घबराहट तो होगी। डरते नहीं हूँ, मेरे नाम से घबराहट तो होगी। छाव ठंडी ही दूंगा, छाव ठंडी ही दूंगा, पत्तियों में करवाहट तो होगी। आदरणीय तहसीलदार साहब हमारे बहुत ही अच्छे शासनिक अधिकारी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारी बात का प्रसार निर्देश करें। आदरणीय श्री
कुमार सिंह जी तहसीलदार साहब। बार एसोसिएशन मौदा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि आदरणीय अंकल जी, माननीय विधायक श्री मनोज कुमार प्रजापति जी और जिलाधिकारी महोदय, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण, हमारे बार के समस्त सम्मानित साथियों, आज ये 7वां महीना है आपके साथ और मैंने कई बार व्यक्तिगत बातचीत में भी कहा है और कोर्ट रूम में भी कहा है कि मैं अपने नौकरी के 24 वर्षों में एक चीज इस मौदा में, अगर विगत 15 दिन को छोड़ दें 20 दिन को, तो ऐसा पाया मैंने कि आप लोग कोर्ट करने में और मुकदमों की सुनवाई कराने में पीछे नहीं रहते और काफी सहयोग प्राप्त होता है पीठासीन अधिकारियों को। अच्छे अधिवक्तागण हैं हमारे बीच, अच्छी बहस भी करते हैं और हम सभी पीठासीन अधिकारियों को आपके साथ काम करने में अच्छा भी लगता है। जहां तक हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का सवाल है, काफी विनम्र, मृदुभाषी और अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और उम्मीद है कि ये अपने पूरी टीम के साथ आप सभी लोगों का भली भांति एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और बार और बेंच के बीच जो समन्वय होना चाहिए उसको भली भांति मेंटेन करेंगे। आप लोग पहले भी अच्छा करते रहे हैं, इनके निर्देशन में आगे भी अच्छा करते रहेंगे, यही उम्मीद है। बाकी आपने गलत एक शब्द कहा कि दिशा निर्देश, मैं आपको दिशा निर्देश देने वाला कौन होता हूँ? हम सब रोज जितनी बार बैठते हैं आपसे ही सीखते हैं। मैं जब नौकरी में आया, मैं जब पहली बार डायस पे बैठा, मुझे आज भी याद है, ये इलाहाबाद की बात है, 12 तहसील वो बुंदेलखंड का ही पार्ट होता है, पहली पोस्टिंग थी और वहां पर मैंने एक बघेल जी थे वकील साहब, काफी उम्र दराज थे, 72 साल की उम्र थी उनकी, और उनसे मैंने मतलब डायस पे बैठा, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर्देकाम कैसे लिखा जाता है। और मुझे तो हम लोग ट्रेनिंग भी उसी तरह से कोई बहुत खास नहीं हुई थी, तब बघेल जी ने मुझे काफी चीजें बताई, सिखाई, तो आपसे ही हम लोगों ने सीखा है और उसी फिर आज हम लोग तो एक दूसरे से हम लोग लेन देन करते रहते हैं, सीखने और सिखाने का काम। बाकी तो सब बढ़िया है और आप लोग बहुत अच्छा करते रहे और आगे परम आदरणीय श्री राजकुमार जी गुप्ता हमारे बीच है। तंख लहजा है, तंख लहजा है पर तबीयत के भले हैं, तंख लहजा है पर तबीयत के भले हैं, हम अंगारों के नहीं शबनम से जले हैं। आदरणीय श्री उपजिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित श्री अंकित मिश्रा जी, माननीय सदर विधायक श्री मनोज प्रजापति जी, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहब, वर्तमान चेयरमैन साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब, बाहर के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं सभी आगंतुक महोदय। सबसे पहले मैं इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को अपने दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि निर्वाचन एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक स्वस्थ संस्था की पहचान होती है। निर्वाचन लगातार समय समय पर होता रहे तो वो संस्था जीवंत बनी रहती है। आज यही कारण है कि आज भारत विश्व के अच्छे लोकतंत्र में नंबर 1 पर आता है। चाहे बात देश से ऐसे ही हमने लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया, ऐसे ही हमारे जो मौदा का बार एसोसिएशन है उसने भी बहुत ही कुशलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इस नवनिर्वाचन के कार्य को संपन्न किया है। इसके लिए हमारे सभी अधिवक्ता महोदय बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल इतने अच्छे से तरीके से हुआ कि पता भी नहीं चला, सब कुछ निर्वाचन हो गया
नहीं तो हम लोग बहुत सी जगहों पर रहते हैं, कई बार ऐसा होता है निर्वाचन का समय होता है, बहुत ही शोरगुल हो हल्ला 50 चीजें सब होती है, लेकिन इतना आप लोगों ने धैर्य के साथ विनम्रता पूर्वक बढ़िया से कराया, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी के बारे में जैसा भी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि बहुत ही मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव का धनी है, मैं भी सहमत हूँ और पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात को लेकर के। और जो भी हमारे सचिव साहब हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जी हैं और जो भी पदाधिकारी हमारे हैं, सभी लोग का अभी तक सहयोग हम लोग को मिलता रहा है। आगे भी मेरी अपेक्षा रहेगी, आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आगे भी ये सहयोग आप लोग का अच्छे तरीके से मिलता रहे, ताकि मौधा तहसील को हम बाल बेंच के समन्वय से एक अच्छी पहचान दे सके, नई ऊंचाइयों पे ले सके नए साल में। और शपथ ग्रहण समारोह में मेरी यही आपसे प्रार्थना रहेगी कि ताकि हम इस जो हमारी कार्यकारिणी आई हुई है वो एक ऐसा मिसाल कायम कर सके, ताकि इस जिले के लोग और भी लोग या हमारे जो मुख्य महोदय ये भी याद कर सके कि बाद में अभ्यर्थ ने बड़ा अच्छा काम किया और एक नई ऊंचाई तक इस तहसील को पहुंचा जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे नगर के लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय श्री रजा मोहम्मद जी, जिन्हें हम प्यार से श्रीनाथ भी कहते हैं, उपस्थित है। वाकई में श्रीनाथ है। श्री का मतलब होता है जो सब कुछ संपन्न हो और जो कमजोर गरीब और जिसे आवश्यकता हो उसके लिए हर समय उपलब्ध रहने वाले ऐसे श्रीनाथ हमारे बीच है। अभी इससे पहले कुछ अपनी विधिक मांगों के लिए हम लोग विगत 15 दिन से कुछ आंदोलन में थे। उस समय हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। इतनी भयंकर ठंड में उन्होंने अलाव की व्यवस्था कभी खत्म नहीं होने दी। ऐसे लोकप्रिय चेयरमैन मैं श्री रजा मोहम्मद जी से निवेदन करूंगा कि अपनी 2 बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक जी, आज हमारे भी उत्तर प्रदेश सदस्य बार काउंसिल के सदस्य माननीय अंकित मिश्रा जी, हमारे सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे बड़े भाई शिव कुमार पाड़े जी और सभी हमारे इस कचहरी के वकील बंधु, मैं जब भी अनशन में बैठा हूँ मुझे लग रहा है 15-20 साल मैंने समाज सेवा की है, मुझे हर बार बार काउंसिल का लेटर जरूर प्राप्त हुआ है मेरे समर्थन देने के लिए। जब भी मैं ट्रेन का अनशन कर रहा था तो हमारे त्रिवेदी जी मैं और भाटा के साथ पहुंचे थे। इसलिए हम हमेशा अपने इस कचहरी के वकील जितने भी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हम सभी को सहयोग चाहते हैं। और जिस तरीके से हमें वकीलों का सहयोग मिलता है आगे मिलता रहेगा। जो भी हमसे बन पड़ेगा, हमने जब आए थे तो बाहर के अंदर शौचालय नहीं ठीक था। आज देखिए कि आपके घरों का शौचालय ऐसा ना होगा जो मेरे पास जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं हमेशा सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सम्मान और प्यार के साथ उनसे अनुरोध करता हूँ, डॉक्टर साहब हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को कुछ संबोधित करें, दिशा निर्देश दें और कुछ ऐसा करें कि हमें लगे कि आप यहाँ आए हैं। कुछ आशाएं उम्मीदें हमेशा रहती हैं और अपने से धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज के इस नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के माननीय सदस्य अंकित मिश्रा जी, इस नगर पालिका के
आदरणीय चेयरमैन श्रीनाथ जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और इस विकास खंड का कई बार नेतृत्व करने वाले और हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले, संरक्षण करने वाले ऐसे आदरणीय श्रीमान श्री कुमार पांडे जी, इस मोदाहा तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब, इस नगर के इंस्पेक्टर साहब और बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इसके पूर्व में जो लोग इन दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, ऐसे हमारे सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण, मेरे नौजवान अधिवक्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों का मैं कृतज्ञ हूं, आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए एक कार्यकारिणी ने अपना काम समाप्त किया और दूसरी कार्यकारिणी पदासीन हो रही हो, इसमें मैं भी शामिल हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं और आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे ऐसे अवसर दिलाया। भारत देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और आज हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान 75 वर्ष लगभग पूरे करने जा रहा है और इस पूरे कालखंड में जो भी आजादी के समय आजादी के दीवानों ने लड़ाई लड़ी, उनको अंगीकार करते हुए, उनके सपनों को समाहित करते हुए और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत को देखना चाहा था, उसको सने हमारी देश की विभिन्न सरकारों ने पूरा करने के लिए काम करने का काम किया है और हमसे पुरानी जो पीढ़ी है उसकी वो हिस्सेदार रही है। हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से सकारात्मक रूप से हमारा देश यहाँ तक प्रगति करके आया है, हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरीके से करके दुनिया में देश को कैसे सिरमौर बना पाए। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आज ये कार्यकारिणी यहाँ गठित हुई है, इस कार्यकारिणी के अपने उत्तरदायित्व है कि कैसे हम न्यायपालिका का सम्मान करें, कैसे जो हमारा मुवक्किल है उसके अधिकारों का संरक्षण करें और इन सब कामों के साथ साथ चूंकि आप सभी विद्वान अभियुक्ता साथी हैं कि समाज में कैसे सौहार्द और समरसता बनी रहे, इसमें भी हमारी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समय समय पर राजनीति करने वाले लोग अपने अपने एजेंडे को सेट करने के लिए तमाम तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं। क्या हमारे देश का संविधान इतना कमजोर है कि वो खत्म हो जाएगा? बाबा साहब के सपने इतनी जल्दी टूट जाएंगे? लेकिन हमने सबने मिलकर के देखा है कि देश के सामने एक प्रश्न खड़ा किया गया कि इस देश का संविधान खत्म किया जाए, इसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए और कोई भी राजनीतिक दल इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। अगर कोई राजनीतिक दल मूल्यांकन करने जाएगा तो उसको शंका की दृष्टि देखा जाएगा। अगर आप सब विद्वान साथी इसका मूल्यांकन करेंगे और समाज के सामने अच्छा सा बात रखने का काम करेंगे तो समाज भी उसको स्वीकार करने का काम करेगा। हम अपनी बात करेंगे तो लगेगा इनका राजनीतिक स्वार्थ है, कोई दूसरी बात करेगा कि ये तोड़ने में लगे, मरोड़ने में लगे। इतिहास देखेंगे तो किन लोगों ने संविधान को तोड़ा है, किसने मरोड़ा है, कितनी बार किसने परिवर्तन किए है, सबके सामने है। और किसी अच्छे सकारात्मक कार्य के लिए, समाज में समरसता बनाने के लिए, देश की सुदृढ़ता बनाने के लिए अगर किसी काम को किया जाना जरूरी है तो
प्रक्रिया के तहत संसद है, संसद में चर्चा करने के बाद विधानसभा है, विधानसभाओं को अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद तभी तो 75 बार लोगों ने बदला है। तो ये अगर किया जाना आवश्यक है तो उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, पूरा देश है, देश का जनमानस है, देश जो है अपना क्या मूड रखता है उसके हिसाब से हमें काम करने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि 75 वर्ष संविधान के लागू होने के पूरे हो रहे हैं। हम लोग 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे, 74 पूरे हो गए, 50 के बाद ये 25 आ जाएगा तो 75 हो जाएगा। संविधान का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान से ही देश चलेगा, इस बात को सब लोगों को जानना चाहिए, मानना चाहिए। और आज भी न्यायपालिका के प्रति हमारे देश में जितना आदर और सम्मान है वो किसी देश में नहीं। न्याय के जो सिद्धांत है, जो आदर्श है, उनको मानने के लिए हम लोग बात है। और आप लोग तो विद्वान साथी हैं, कानूनी चीजों को निकाल करके कैसे आपके जो मोटिव है उनको न्याय मिले, न्याय के सिद्धांत उनके साथ भी कायम रहे, इसके लिए सब लोग समर्थवान है। जो हमारी नई पीढ़ी है उससे भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी हमें सीखने की जरूरत है, किस तरीके से कमेटियां बनती हैं, दूसरी कमेटियां आती है, बड़ी आसानी के साथ हस्तांतरण हो जाता है, ये भी सीखने का विषय। और हम आप लोगों से पूरी शिद्दत के साथ ये वादा करते हैं कि इन सब परंपराओं में, प्रक्रियाओं में हमारी जो भी भूमिका का आप सुनिश्चित करेंगे, उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए साहस में तैयार है। आपको लोगों के आशीर्वाद जैसे तो चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई जरूरत पड़ती तो राजनीतिक लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है। कभी जायज पड़ती है, कभी नाजायज पड़ती है। भाई हम उसके भागीदार नहीं है, तब भी जरूरत पड़ रही है, आपको तो नाजायज हो गया ना। ये सब चीजें हैं। हम सब विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस, चार स्तंभ में देश को चलाने के लिए सभी दूसरे के पूरक है और सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े। इन सब कामों में हम सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे का साथ निभाते हुए काम करेंगे। जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए मैं अपने आप को आपके सम्मुख प्रस्तुत रखूंगा। आप सभी लोगों को पुनः एक बार इसलिए बधाई कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और पूरी जो नई कार्यकारिणी है इस आशा के साथ की वकालत का काम तो आप लोग कर ही रहे थे, लेकिन जब निर्वाचित होकर के किसी पद पर पहुंचे तो आपके ऊपर दबाव भी होगा और उस दबाव के साथ हमारे दबाव को भी महसूस करेंगे कितना होगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन अच्छे से करें। मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, नए वर्ष की पुनः शुभकामनाएं। मुझे आपने बुलाया इसके लिए धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी, प्रजापति सदर विधायक। मेरे बीच उपस्थित में आदरणीय श्री अंकट मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विशिष्ट मुख्य अतिथि के भाषण के रूप में हमें दिशा निर्देश देते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मौलाना बार एसोसिएशन के बहुत सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित मेरे समक्ष मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले स्वागत करता हूँ मौलाहा नगर के प्रथम नागरिक चेयरमैन साहब का। चेयरमैन नगर का प्रथम नागरिक होता है। फिर मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय विधायक जी का। फिर मैं अभिनंदन करता हूँ उप जिलाधिकारी महोदय का, तहसीलदार साहब का, नायब तहसीलदार साहब का, ब्लॉक प्रमुख जी का और आपके कोतवाल साहब का। मित्रों, आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम एक उत्सव की तरह है और बहुत मुश्किल होता है सबसे बाद में बोलना, क्योंकि सभी वक्ताओं द्वारा बहुत कुछ लगभग कुछ कह दिया गया होता है।
तहसीलदार साहब और चेयरमैन साहब इसलिए भी ज्यादा अभिनंदन के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने माहौल को जरा खुशनुमा कर दिया था। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 जनवरी पास में है और संविधान पर भी चर्चा हुई। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था देखिए कि आज आपके इस प्रांगण में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका प्रणाली से जुड़े हम सब आप हैं और पत्रकारिता भी है। ये चारों लोगों का संगम जहां पर एक साथ हो तो निश्चित रूप से मेरा इतना मानना है कि वहां स्वयं संविधान मौजूद है। संविधान का जो पहला शब्द है, पहला शब्द, वो लोकतंत्र की उस प्रणाली का केंद्र बिंदु है और शब्द का नाम है हम। हम शब्द से ही संविधान लिखा जाना शुरू हुआ। उसकी पहली लाइन ही है हम भारत के लोग। कई सारे आर्टिकल हैं, चैप्टर्स हैं, 4 खंडों में सबसे जो मजबूत है वो हमारे दाईं तरफ बैठे विधायिका। सामाजिक परिक्षेत्र में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी जो निर्वहन करते हैं वो उनकी दाईं तरफ बैठे तो जिला मंच पे। और समाज के समस्त तथ्यों को अंकुश आंख से रखने वाले, आईपीसी से रखने वाले, बीएनएस से रखने वाले सबसे आखिरी में बैठे। और आप ये देखिए कि इन तीनों पर अपनी पैनी नजर पॉइंटेड कलम से लिखने वाले सामने खड़े हैं, मेरी फोटो लेते। और इन तीनों को एक माला में संगठित रखकर उसकी आखिरी कड़ी वो हम सब आप हैं, वो है ज्यूडिशरी हमारी। और कितनी विशाल बात है, कितनी बड़ी बात है कि 150 करोड़ आबादी, 70% ग्रामीण जनता, मौदाहा तहसील के 176 गांव और 176 गांवों के ग्रामीणों की वकालत करने वाले 178 वकील। अगर मैं ये कहता हूं कि असली भारत तो आप 178 लोगों, 176 लोगों की जो वकालत करते हैं, हम तो कहते हैं भारत तो गांवों में बसता है। तो गांवों में बसने वाले भारत की वकालत तहसील का वकील कर रहा है, वो बड़ा वकील कि उसकी अन्य सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर चढ़ने वाले, वकालत करने वाले वो वकील। संविधान के सिद्धांतों को बताने वाले, उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले, उसकी व्यवहारिकता को स्वीकारने वाले, आर्टिकल्स की मूल भावना बताने वाले वकील कंसर्निंग कोर्टों में बड़े हो सकते हैं, लेकिन विक्टिम को, पीड़ित को न्याय दिलाने वाला वकील अगर हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था में, हमारी विधायिका की व्यवस्था में तहसील स्तर पे जो न्याय दिलाने का काम है, जिसमें नायाब तहसीलदार से लेके
उप जिला मजिस्ट्रेट और कंसर्निंग उसके बाद अन्य ऑफिसर्स, सीधे जहां जनता से जुड़ाव है, सीधे जहां एक आम आदमी से जुड़ाव है, उनकी जिम्मेदारी कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं जा सकता अपनी सक्षमता के हिसाब से, और इसलिए पूरी दुनिया में हमारी न्यायपालिका का एक अलग मान है, एक अलग सम्मान है। ये बहुत बड़ी बात है। गरीब की झोपड़ी से उपजी त्रासदी और त्रासदी से उपजा उसका आंसू, और आंसू को पोंछने वाले आपके हाथ, ये एक संवेदनाओं का विषय है। हम कुछ भी कहें, कोई भी बात कहें, लेकिन वकीलों से बड़ा अगर कोई संवेदनशील है तो मैं नहीं मानता। संवेदना के जिस प्रतिबिंब को हम और आप जीते हैं, महसूस करते हैं, आपको लगता नहीं है जिसकी वकालत आपने 2-4 साल कर ली आपका रिश्तेदार सा हो गया? अपने रिश्तेदार के से इतना प्रेम नहीं, और कई वर्षों बाद जो हमारे वरिष्ठ लोग जितने सारे सीनियर्स हैं, वकालत के बाद एक इतना अनुभव लेने के बाद ये सब ज्योतिष भी हो जाते हैं। ये देख के बता देते हैं आदमी कैसा है। ज्योतिष ही नहीं बता पाएगा, बाबूजी बता देंगे, आंख देख के बता देंगे कि ये बेईमान आदमी झूठ बोल रहा है, ये पैंट को छिपा के लाया है, इसकी एविडेंस ठीक नहीं है। 26 जनवरी आ रही है, निश्चित रूप से गौरवमयी इतिहास को जो हमने समेट रखा है अपने इस कार्य रिपोर्ट में, वो बहुत बड़ा है। उसकी चर्चा करने के लिए समय कम है, उसकी बातें बताने के लिए समय कम है। सिर्फ हम अपनी इस विरासत को महसूस कर सकते हैं, और जिसने जिसने अपनी इस विरासत को महसूस कर लिया, तो ये मानिए कि वहीं बैठकर उसने संविधान के पन्नों को मजबूत कर लिया, अपने कानून को मजबूत कर लिया, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर लिया। विधायिका गड़बड़ करती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक ऑर्डर करती, तो कहते नहीं है सभी से निराश हो जाता है जब एक आम आदमी जिसके पास चालू भाषा में हम लोग कहते हैं जुगाड़ नहीं, सबसे पहले वो जुगाड़ ढूंढता है। भाई किसी नेताजी से परिचय है, प्रधान से परिचय, सभापति से परिचय, विधायक जी के वाले जो फोन कर रहे थाने में, कोई जुगाड़ नहीं मिलता, सब जगह से हार जाता है, सारी व्यवस्थाओं से हार जाता है। तब वो कहता मैं तुझे कचहरी में देख लूंगा, और कितनी ताकत से कहता मैं तुझे कचहरी में देख लूंगा। पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कभी 30 साल बाद फैसला आया, 35 साल बाद फैसला आया, लेकिन उस फैसले से उस व्यक्ति की जिसने कहा था मैं तुझे कचहरी में देख लूंगा, तो उस संतोष की आप न तो सीमा नाप सकते हैं, ना ही उसको इससे तोड़ सकते हैं। ये मैं खुले मन से मानता हूं कि हमारे देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमने प्रगति ही की, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो विधायिका का क्षेत्र हो, प्रेस का क्षेत्र हो, लेकिन आज भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे हैं। उसके 2 कारण। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट इसकी है, इससे मतलब नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है कि सेंट्रल केंद्र में जो भी सरकार है, क्योंकि ये आज है, 50 साल पहले आगे होगी नहीं होगी ये आम लोगों पर निर्भर है। इसका बजट सदैव कम रखा गया,
हमारे यहाँ जजेस की कमी है, हमारे यहाँ अधिकारियों की कमी है। हमारे यहाँ देखिए ना कितने मुकदमे हैं, लाखों मुकदमे हैं। भाई आप 92 की अपील हाई कोर्ट में लग नहीं पा रही, वह मुश्किल लगी तो नंबर नहीं आ पा रहा है, पास ओवर हो जा रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी जिले में जो लोग जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि 31/12/24 तक एक्शन प्लान दे दिया था। एक जज को 80 मुकदमों का डिस्पोजल करना था। कैसे संभव है? वो भी हमारी आपकी तरह है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो व्यवहारिक बजट से पूरी हो सकती है, वो एजुकेशन से पूरी हो सकती है, उस विधि व्यवसाय में आने वाले अच्छे लोगों के द्वारा पूरी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि हो नहीं रही, हो रही, लेकिन उसकी गति धीमी है। आने वाले समय में मेरा मानना है कि ऐसा नहीं रहेगा। बहुत सारे एक्ट में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से जिसकी आगे जब आप आगे जाएंगे 5 से 10 साल बाद उसकी भूमिका समझ में आएगी। जितने भी हम अधिवक्ता गण हैं, ये आधार है उस समाज का जो वास्तव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जीवित रखे। हिदायत में बिल्कुल ठीक है। किसी की व्यक्तिगत हैसियत में या बातचीत की हैसियत में नहीं है कि संविधान की मूल प्रस्तावना अर्थात उसकी प्रेम्बल को बदल सके। कहना चिल्लाना एक अलग विषय वस्तु है। आमतौर पे हम लोग ये देखते हैं कि अधिकारियों से झगड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा करना चाहता हूँ, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर किसी अधिकारी, ये भी हमारे बीच में हमारे भाई बंधु हैं, ये कोई बांग्लादेश पाकिस्तान से तो आके नौकरी नहीं करते। हो सकता है प्रतापगढ़ के रहने वाले, हो सकता है झांसी के रहने वाले, हो सकता है कानपुर के रहने वाले, इलाहाबाद। तो गतिरोध के बाद हमारे अंदर एक कमी है, इधर से भी और उधर से भी संवाद की। और जब संवाद की कमी हो जाती तो फिर गतिरोध बहुत बढ़ता जाता है। क्या कोई भी वकील अपने निजी काम के लिए करेगा? अधिकारी की तो किताब की मर्यादा तक उसकी कलम सीमित है। वो अपनी कलम के, किताब और कलम के आगे कभी कुछ नहीं कर सकता। उसकी ऊपर अथॉरिटी, वहां आप संतुष्ट नहीं, वहां जाइए, वहां नहीं संतुष्ट है, वहां जाइए। और किसी भी अधिकारी की व्यवस्थाओं से चूक है तो निश्चित शिकायत करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आपकी शिकायत होती है, आपका अपना फोरम है, इनकी शिकायतों का निवारण के लिए इनका अपना फोरम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम झगड़ा करें, हम अपशब्द कहें और अपने संगठन को कमजोर करें। दुनिया में हमारे संगठन से बड़ा कोई संगठन नहीं है, ये तो आप लोग मानते ही है ही नहीं। हिंदुस्तान में अधिवक्ताओं से बड़ा संगठन दुनिया में है, दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। और देशों का नहीं वो कह सकता, लेकिन ये लोगों का मानना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आई एक आवाज उस तहसील तक भी जाती है जहां 20 वकील काम करते हैं, 40 वकील काम करते हैं, और वो बात मानी जाती है। थोड़ी सी हम लोगों में व्यवहारिक कमी आई है, उसको या तो ये मान लें कि हम सही से कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग के जो बच्चे हैं जो अभी वकालत में आए हैं और जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं, हम भी डांट खाते हैं, ऐसा नहीं है। LLB करने में तो 3 वर्ष लगे,
लेकिन वकील कब बनेंगे आज तक पता नहीं है। 26 साल से वकालत कर रहा हूं, कब बनेंगे ये पता नहीं। पढ़ने की अभिलाषा को मजबूत रखना पड़ेगा और ये मान के चलिए कि इससे शुद्ध प्रोफेशन और चेयरमैन साहब की भाषा में कह दो कि मालदार प्रोफेशन है, संभव ही नहीं है ही नहीं। इससे ज्यादा धन किसी नौकरी में नहीं, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो 20 बार का कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं। मैं ऐसे ऐसे वकीलों को जानता हूं, ऐसे ऐसे वकीलों को दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, इवन मैं तहसील के ऐसे ऐसे वकीलों को जानता हूं, अकेले में नाम बता दूंगा अध्यक्ष जी को, जिनकी रोज की वकालत 50,000 1 लाख रुपए, 50,000 1 लाख रुपए वकालत है रोज की। हाई कोर्ट में 5-5 लाख रुपए की रोज की प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट में 50-50 लाख रुपए की रोज की प्रैक्टिस है। अब बता दीजिए, अगर हम कह रहे हैं लाख रुपए की रोज की प्रैक्टिस है, 22 दिन का 30 दिन काम किया, 20 लाख रुपए भैया कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ मिल रहा है, ईमानदारी बताओ, कहीं मिल रहे हैं, कहीं बढ़ रहा है। इतना अच्छा लगता है मौलाना आके, मैं समझ रहा हूँ मुझे 2014 से हाँ आप लोगों का मुझको आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। मैं थोड़ा सा रो में 2 बातें कहना भूल गया, तो मैं माफी मांगना भूल गया आप लोगों से देर से आने के लिए। उसकी जिम्मेदारी मेरी इसलिए नहीं क्योंकि जरा कानपुर का जो मार्ग है ना, वो खाटमपुर में, साड़ में, हमीरपुर कचहरी रोड पे मोड़ को फंसा देता है थोड़ा सा, और दूसरी बहुत दिनों बाद आने के लिए, तो 2 कारणों से मुझे क्षमा करिएगा। और बार काउंसिल की जितनी भी योजनाएं हैं जो भी व्यक्तिगत प्रस्तावित हैं बार काउंसिल से या कोई स्टेट मिलती है, सबको आपको पता है। उसमें कहीं पर कोई भी आप लोग खुद ही बता देते हो कोई समस्या होती है, लेकिन फिर भी मैं सार्वजनिक रूप से कह दे रहा हूँ, उसको बता दीजिए। और अध्यक्ष जी तो मृदभाषी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और माननीय मंत्री जी आपको भी मेरा व्यक्तिगत प्रणाम है, मुझे ध्यान का बना लीजिएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगणों को व्यक्तिगत प्रणाम है, व्यक्तिगत अभिनंदन है। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि पूरी कार्यकारिणी ये तो समझे कि हम 2 से हैं, इतना बड़ा कांटों का ताज है। अध्यक्ष जी साल भर इस जुगाड़ में रहेंगे कि मेरे कार्यकाल में, महामंत्री जी के कार्यकाल में, हमारी कार्यकारिणी का ये चीज हमने देखी है करती जो पिछली कार्यकारिणी में नहीं थी। उसके लिए विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख जी, नगर चेयरमैन साहब, तहसीलदार साहब आदि आदि लोगों से व्यवस्था करेंगे और मंच के सारे लोग इनका जरूर ध्यान रखिएगा। और जो बाहर से जो भी हो सके बाहर के लिए उसको जरूर करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा। और गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं आप लोगों के लिए, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रेम खाली बूंद है। एक भाई साहब ने बात करी थी, बड़ी अच्छी बात, खुशबू से संबंधित है। खुशबू तो दे ही रहा है फूल और भंड में दे रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो वास्तव में जो उस खुशबू के बदले जिसको प्यार देना चाहिए वो माली। अगर माली उसको प्रेम से ना पौधा रोकता तो गुलाब इसमें कांटे हैं, उसका फूल कितनी खुशबू। एक पीड़ित व्यक्ति ने मुझे 4 लाइनें सुनाई थी जो व्यवस्था से दुखी था। उसने मुझसे कहा, एक इलाहाबाद में तहसील में जाना, वहां मैं डिप्यूटेशन पे गया, लिखता है SDM साहिबा भी बैठी हुई। हमने कहा क्या लिख रहे हो, रिपोर्ट पढ़ा मैंने।
हमने बड़ी अपील करी, वो बात 4 महीनों से इसने लिखा। मैं अपने निर्जन मन की गाथा को अविरल मन से कैसे गाता, मैं अपने निर्जन मन की गाथा को अविरल मन से कैसे गाता, आंसू मन को धो ना पाता, चित्त निर्जन सा होता जाता, काया मेरी तपती है जैसे जंगल आग, और इच्छाओं की मरुभूमि पे हो रहा निवास। मैं अपने निर्जन मन की गाथा को अविरल मन से कैसे गाता। उसका कहने का आशय ये था कि एक पीड़ित की मन की और आत्मा की बात अगर आपने समझ ली और उसको कर दिया तो मान के चलिए इससे बड़ा उपकार नहीं है और लोकतंत्र के लिए उपहार भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत दोस्तों, आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा शपथ ग्रहण समारोह का। व्लॉग में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।